नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे महासंग्राम का दूसरा चरण। दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को है। मतदान दल रवाना हो चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। देश के 13 राज्यों की 88 सीटों पर दूसरे चरण में 1202 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। दरअसल दूसरे चरण में पहले 89 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की मौत हो जाने के बाद वहां चुनाव अब 6 मई को आयोजित किया जाएगा। इसलिए दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में पहले प्रत्याशियों की संख्या 1210 थी, जो अब बैतूल के प्रत्याशियों की संख्या कम करने के बाद 1202 हो गई है। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 6, उत्तर प्रदेश की 8 और छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, महाराष्ट्र में 8, असम बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल में 3, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर में 1-1 सीट पर मतदान होगा। दूसरे चरण में चुनावी मैदान में 75 पुरुष हैं तो कुल 4 महिलाएं हैं। एक थर्ड जेंडर भी प्रत्याशी है। मध्य प्रदेश की दमोह, नर्मदापुरम, खजुराहो, रीवा, सतना, टीकमगढ़ और उत्तर प्रदेश के अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और साथ ही छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद जैसी सीटों पर दूसरे चरण में वोट पड़ेंगे। दूसरे चरण के मतदान में केरल के वायनाड से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर, मध्य प्रदेश के खजुराहो से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के मथुरा से भाजपा की हेमा मालिनी, मेरठ से भाजपा के ही अरुण गोविल और साथ ही राजस्थान में कोटा से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चित्तौड़गढ़ से राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी, महाराष्ट्र में अमरावती से भाजपा नेत्री नवनीत राणा, कर्नाटक में धारवाड़ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जैसे दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण की चुनावी तैयारियों की क्या है हाल, आज इसकी ही पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। कहां तैयारियां चल रही हैं, कहाँ चुनावी समय पर क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चुनाव। अलग अलग जगहों पर अलग अलग बूथ बनाए गए हैं, तैयारियां हो रही हैं, तो कहाँ किस तरह की तैयारियां हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश होगी कि उनके क्षेत्र में कल यानी मतदान जब पड़ेंगे उसको लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगियों की तरफ। देखिए रिजवान हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, आलोक हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़ रहे हैं, शशांक हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़ रहे हैं, मिथुन हमारे साथ कांकेर से और विवेक हमारे साथ लखनऊ से। सबसे पहले हम नर्मदापुरम का रुख कर रहे हैं। आलोक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं नर्मदापुरम, जहां से कहा जा रहा है कि हॉट सीट है, यहां पर भी सबकी नजरें हैं और मध्य की ये सीट जिस पर सबकी नजर है, इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है आलोक की चुनावी रणभूमि में जो रणबांकुरे उतरे हैं उनकी किस्मत का फैसला तो होगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर ये इलेक्शन और उसी के साथ कल वोट पड़ने जा रहे हैं, तो जनता के लिए पोलिंग बूथों पर क्या कुछ तैयारियां हैं, चुनाव आयोग ने किस तरह से जागरूक करने की कोशिश की है, बताइए। जी रूम से मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। अगर आप मेरे पीछे गाड़ी देखेंगे, ये आखिरी गाड़ियां हैं जो कि अपने बूथ पर पहुंचेंगी। पिपरिया विधानसभा की बात करें तो 317 बूथ बनाए गए हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी जो है एसडीएम पिपरिया संतोष तिवारी, वो लगातार पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गर्मी को देखते हुए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, जैसे कैरी का पाना है उसकी व्यवस्था की गई है। बूथों पर वो लगाए गए, कूलर लगाए गए हैं, छाया के लिए पंडाल लगाए गए हैं कि वोट परसेंटेज किस तरीके से निर्वाचन आयोग बढ़ा सकता है, उसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा का जो मतदान होना है, उसका जो पहले चरण का जो मतदान हुआ और उसके बाद में जो वोटिंग परसेंटेज घटा, उसको बढ़ाने के लिए भी निर्वाचन आयोग ने इस बार दूसरे चरण में तैयारियां कुछ व्यापक बढ़ाई हैं। और उसी की ये कल हमें ये पता लगेगा कि लोकसभा के जो दूसरे चरण का मतदान है उसमें वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने हर वो मुमकिन तैयारियां करी हैं जिससे वोटरों को बूथ की तरफ आकर्षित किया जा सके कि लोकतंत्र का इस महापर्व में वो अपना योगदान दे सकें। समय खड़ा है सामने और कह रहा है लौट कर तू वोट कर, तू वोट कर, तो वोट कर। तो वोट करने के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से प्रेरित किया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल 26 तारीख की बहुत ज्यादा शादियां हैं, उसको लेकर होशंगाबाद के निर्वाचन अधिकारी ने एक ये नया प्रस्ताव दिया है, जिसके यहाँ भी शादी है या दूल्हा है या दुल्हन बनने वाला है, उनसे कहा गया है कि आप जो है लगातार, हम आपको किसी भी प्रकार से लाइन में नहीं लगने देंगे, आप आइए सीधे वोट डालिए
और इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपना योगदान दीजिए। जी पारुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है चुनाव आयोग की तैयारियां और लोगों को जागरूक करना कि वो किसी भी परिस्थिति में हो लेकिन मतदान करने अवश्य पहुंचे, क्योंकि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, लोकतंत्र के इस उत्सव में सबकी भागीदारी होगी तो इस लोकतंत्र को और भी हम मजबूत कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि शादियां बहुत है, दूसरा फ्राइडे पड़ रहा है, सैटरडे संडे वीकेंड्स रहेंगे, उसमें भी लोग बाहर जाने का प्लान करते हैं। तो हमारी भी आराधी टीवी के माध्यम से अपील है कि आप अपना वोट कास्ट जरूर करें, उसके बाद आपको जहां जाना है जाएं। अगर आपके घर में कोई कार्यक्रम है, फंक्शन है, तो भी चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। आलोक रिजवान हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों से जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी रिजवान, उसके तहत हम देख रहे हैं दौरे, कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल कार्यक्रम, और आने वाले कल की तरफ हम बढ़े तो वोट डाले जाएंगे। कितना फर्क पड़ेगा इन सब चीजों का? और फिर क्योंकि 28 तारीख है और चुनाव आयोग की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं, वो भी रुक नहीं रही है। इधर वोट पड़ रहे हैं तो तीसरे चरण की तैयारियों में वो अब लग जाएंगे। क्या जानकारी आपके पास रिजवान? देखिए, देश के 13 राज्यों में जो है 88 सीटों पर जो है मतदान होना है और दूसरे चरण का ये मतदान है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है राजधानी भोपाल आए थे और 1.25 किलोमीटर का जो है रोड शो करा था और जनता से एक अपील की थी कि जो है वो भाजपा के पक्ष में। हालांकि इसका असर जो है पहले भी हमने देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह का दौरा किया था वहां पर जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। अब जो है राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ है। एक बड़ी तादाद में जो लोग बीजेपी कार्यकर्ता और दिग्गज नेता बीजेपी के और आम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए थे। हालांकि वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसको निर्वाचन आयोग की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बात करें ने पहले ही कहा था कि जो भी जो है मतदान को लेकर जो है सतर्क रहेगा, उसको लेकर एक गिफ्ट भी जो है भोपाल कलेक्टिव की तरफ से जारी किया जाएगा। हालांकि 7 मई को जो है भोपाल में चुनाव होना है, तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी है। दूसरे चरण का चुनाव कल होना है। बात करें तमाम जो पुलिसकर्मी अलग अलग जिलों से जो है जहां मतदान होना है वहां पहुंच रहे हैं और अपनी ड्यूटी जो है वहां पर संभाल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां, टीम्स रवाना हो गई हैं, मतदान दल रवाना हो चुके हैं अपनी अपने जगहों पर, जहां से उन्हें तैयारियों के साथ साथ मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े इस पर भी चुनाव आयोग का फोकस है और तरह तरह के उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। हम रुक कर रहे हैं अब छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी तरफ हम रुक करेंगे। शशांक, छत्तीसगढ़ की सीटों पर भी चुनाव होना है, 3 सीटें, कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद। क्या तैयारियां यहां पर चुनाव आयोग की देख रहे हैं और कितना स्ट्रॉन्ग यहां पर कंपटीशन देखा जाएगा? और लोगों को घरों से निकालना चुनाव आयोग के लिए अपनी चुनौती होगा, क्योंकि सीजन शादियों का और ऊपर से छुट्टियां। जी बिल्कुल, लगातार लोकसभा चुनाव का जो रण है वो देखने को मिल रहा है। बात की जाए राजनांदगांव जिले की तो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में कड़ी टक्कर मानी जा रही है और ये एक हाई प्रोफाइल सीट भी मानी जा रही है, क्योंकि यह सीधा मुकाबला जो कांग्रेस के प्रत्याशी है पूर्व सीएम भूपेश बघेल और सिटिंग जो सांसद है भाजपा के संतोष पांडे, उनके बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। कहीं ना कहीं जो टक्कर है प्रचार में के दौरान देखा गया कि जो भाजपा है वो मोदी सरकार के 10 साल के कार्यों को जनता के बीच लेकर जा रही थी, तो वहीं भूपेश बघेल अपने 5 साल के जो कार्य हैं छत्तीसगढ़ हितैषी कार्य गिनाते हुए नजर आ रहे थे। वहीं लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला, जिसके बाद कुछ लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में के साथ शामिल हुए। तमाम तरह का आरोप प्रत्यारोप, चाहे ईडी की छापेमारी की बात की जाए, वहीं अब कल मतदान होना है जिसके लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है और सुबह से ही मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण कर रवाना किया जा रहा है। बात की जाए लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव की तो जो अति संवेदनशील जो जिला है मानपुर मोहला, अंबागढ़ चौकी जो एमएनसी जोन भी है, साथ ही खैरागढ़ है कुछ क्षेत्र आता है। राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ क्षेत्र है, यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है ताकि नक्सली जो है वो लगातार जो बैकफुट पर है वो कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए मंसूबों को अंजाम न दे पाए। वहीं लगातार जो
चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। कड़ाके की जो गर्मी है, पारा जो है 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी की है कि जो मतदान के जो केंद्र है वहां पर छाए और पीने पानी की जो है व्यवस्था तमाम जो है वो सुचारू रूप से बनाई जाए। इसी तरह से जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो लगातार जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा मुकम्मल की जा रही है। जी पारुल। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं रुक कर रही हूँ अब उत्तर प्रदेश लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक बने हुए हैं। विवेक, क्या तैयारियां इलेक्शन को लेकर? यहाँ की 8 सीटों पर वोट पड़ने हैं, तमाम जगहें अपने आप में हाई प्रोफाइल है, लेकिन सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल मेरठ है, मथुरा है। क्या कहेंगे इसके बारे में, कितनी तैयारियां? देखिए, अगर बात की जाए तो पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। उस पहले चरण के चुनाव में 8 लोकसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आ चुकी है। दूसरे चरण का चुनाव है जिसमें भी 8 लोकसभा सीटें आने वाली हैं, और इन 8 में से 7 में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इसको जीतती रही है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो शिकायतें आई थी निर्वाचन आयोग के पास कि कहीं वीवीपैट मशीनें काम नहीं कर रही है, कहीं ईवीएम की गड़बड़ी के लेकर लगातार बात हो रही थी, पोलिंग बूथ पे तमाम शिकायतें थी, उन सभी शिकायतों को जो है चुनाव आयोग ने समय रहते ही पहले चरण में ही पूरा कर दिया, उसका निस्तारण कर दिया था। जो मशीनों की शिकायतें थी, मशीनें तमाम और बदली गई जिनमें भी लगातार शिकायतें आ रही थी। उसके बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप ने बाकायदा ये बताया कि जिन जगहों पे शिकायतें आई थी उसका समय रहते समाधान कर लिया गया है। किसी प्रकार के मशीनरी के गड़बड़ होने या फिर किसी प्रकार के जो चीजें वहां पे जिसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग है उन चीजों के खराब होने से मतदान प्रभावित नहीं हुआ है। एक जगह मतदान के बहिष्कार की बात कही जा रही थी तो वहां लोगों का बहिष्कार वहां के जनप्रतिनिधियों से था, जिस प्रकार से उन्होंने बहिष्कार किया था। वरना किसी अभी मशीन से या ईवीएम खराबी से या फिर पोलिंग बूथ पे किसी भी समस्या से मतदान पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था। बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जानकारी दी गई थी। आज बाकायदा 4 बजे एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल जो चुनाव है दूसरे चरण का 8 लोकसभा सीटों पे उसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देंगे बाकायदा, और कोशिश यही रहेगी किसी प्रकार की समस्या जो है मतदान करने वाले लोगों को न हो। 60% का मतदान उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में देखा गया था। इस बार ये भी देखा गया कि जो एनआरआई वोट है वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। तकरीबन 144 लोग ऐसे थे जिन्होंने विदेश से वापस आए उत्तर प्रदेश में मतदान किए, लेकिन जो यूथ वोट है पहले चरण में वो कहीं न कहीं कम दिखा। बाकी अगर देखा जाए तो आज का जो यूथ है वो अपने घर को छोड़ के कहीं और किसी रोजमर्रा काम के लिए, रोजगार के लिए, तमाम चीजों के लिए बाहर गया हुआ है, तो उसको पलायन की वजह से भी वोट प्रतिशत में अंतर आया है, ये आपका बताना है। और इसी के चलते, क्योंकि देखिए हमने जब चर्चा की थी इलेक्शन से पहले तो ये भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि बीजेपी का कार्यकर्ता ना केवल अब तक जुटा हुआ है बल्कि बीजेपी ने इलेक्शन के दिन वाला प्लान भी बना के रखा हुआ है कि कार्यकर्ता वोटर्स को कॉल करेंगे, वोट करने के लिए जरूर कहेंगे, लेकिन उसके अलावा ये नहीं कहेंगे कि आपको किसको वोट कास्ट करना है। तो इस पर भी मेरा एक एक सवाल आपसे होगा, क्योंकि वोट परसेंट क्या उतना उत्साहजनक रहा जितना तैयारियों की बात बीजेपी ने कही थी। मैं लौट रही हूँ, एक बार मथुरा का रुख कर लेती हूँ। विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मथुरा हाई प्रोफाइल सीट, हेमा मालिनी यहाँ से बीजेपी की कैंडिडेट है और 2 बार से लगातार सांसद है, इस बार भी मैदान में है और बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है इस बार भी वो इस सीट को निकालें। सवाल यही है कि जो चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, सबसे पहले तो मत पड़े, मत बढ़े, और उसके बाद जब विश्लेषण होगा तो वोट कास्ट कितना प्रतिशत हुआ है, उसके बाद कैंडिडेट की बारी कि किन मुद्दों को जनता ने चुना होगा। क्योंकि फर्स्ट फेज का इलेक्शन उतना स्ट्रांगली सामने नहीं आया विष्णु जितना होना चाहिए था, तो सेकंड फेज के लिए इलेक्शन कमीशन की क्या तैयारी? विष्णु बाकी सब प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपकी ऑडियो लाइन पर है, मेंटेन कीजिएगा इसको। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस समय निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और कल सुबह 7 बजे से ये चुनाव शुरू हो जाएगा और शाम को 6 बजे तक रहेगा। यहाँ पर 1103 मतदान केंद्र व 2128 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 10,000 सुरक्षा कर्मी मथुरा के लिए भेजे गए हैं, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीका से यहाँ चुनाव को संपन्न कराया जा सके। जी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ जिले में 19,29,549 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे, जिसमें से 10,32,370 पुरुष हैं, 8,97,114 महिलाएं। मैडम जी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पूर्ण तैयारी कर ली गई है
और यहाँ पर आपके पूरी व्यवस्थाओं के साथ टीम बना दी गई है। अच्छा ये बताइए, इससे पहले जैन जी यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे पिछली बार, मैं गलत नहीं हूँ तो 2009, लेकिन अब इस बार हेमा मालिनी जी मैदान में और जैन जी बीजेपी के लिए हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा वोट परसेंट बढ़ाने में? जाहिर सी बात है उन्होंने भी मेहनत की है और पूरा जुट के वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये इसका फर्क कितना देखा? रैलियां कितनी हुई, कितनी सभाएं हुई, उसका फर्क कितना दिखा आपको? वहां हुजूम था, उससे अंदाजा लगाया जाए कि वोट परसेंट बढ़ेगा? विष्णु जी, मैं आपको बता दूं, मैं जब से यहाँ 1952 से जो इलेक्शन शुरू हुए हैं, जब से यहाँ सबसे ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का हेमा मालिनी यहाँ और आपकी बात भी वो हेड करने में भी कसर रही। ये जो गवर्नर ये ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। वापस मैं नर्मदापुरम की तरफ रुख कर रही हूँ, होशंगाबाद, जहां मेन मसला जो है किसानों से जुड़ा हुआ है और ये जो समय है इस वक्त किसान कितना निकलेंगे वोट कास्ट करने के लिए, अपनी सरकार चुनने के लिए, अपने सांसद को चुनने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा आलोक की बीजेपी का सेकंड प्लान इलेक्शन डे का भी है, तो फर्स्ट फेस में जो वोट कास्ट हुए, जो वोट परसेंट निकल कर आया, कई जगह पर छत्तीसगढ़ के जैसे बस्तर में हमने देखा कि काफी अच्छा वोट कास्ट हुआ, लेकिन क्या उतना अच्छा मतदान रहा? और अब उम्मीद क्या की जा रही है? जैसे कि आपने भी कई सारे कारण गिनाए, वो जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी वोटर्स को घर से बाहर निकालने की, उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता, वो आपको लगता है रणनीति काम आएगी, वोट परसेंट बढ़ेगा? आलोक? बिल्कुल पारुल, सबसे बड़ी बात क्या है कि भाजपा ने जो पहली जो रणनीति बनाई है और वो रणनीति में विधानसभा चुनाव में भी वो सफल हुए थे कि बूथ जीतो चुनाव जीतो जी। तो बूथ जीतो चुनाव जीतो के लिए 100% वोटिंग करानी पड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और बूथ जीतो चुनाव जीतो के लिए उन्होंने उनकी टीम लगाई हुई है। 317 पिपरिया विधानसभा में लगभग 317 बूथ आते हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र में लगभग इसी प्रकार के 8 विधानसभा क्षेत्रों से एक लोकसभा का होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र बनता है। सभी में लगभग थोड़ा बहुत कम ज्यादा इसी प्रकार के बूथों की संख्या आती है। किसी में 317 है तो किसी में 325 है और किसी में 350 है, ये संख्या बैठती है। तो उस हिसाब से जो बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो वाली, उसके आधार पर मुझे ये लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में वोट परसेंटेज बढ़ाने में कामयाब होगी। लेकिन कामयाब वो कितनी हो पाती, ये 6 बजे हमारी कल सुबह से ही 7 बजे से जैसे ही मतदान की पहला वोट डाला जाएगा, उसमें हमारी पल की ग्राउंड जीरो से हमारी नजर रहेगी और आपका एनालिसिस रहेगा न्यूज रूम से कि ये बिल्कुल, तो कोशिश हमारी रहेगी कि ग्राउंड लेवल पर जो हमारी टीमें तैनात रहेंगी वो पल पल की अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगी। लेकिन आज है दिन तैयारियों को जानने का, ताकि वोटर्स को भी पता चल सके कि जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे तो क्या व्यवस्थाएं उनको मिलने वाली हैं। वापस मैं अपने सहयोगी राजनाथ गांव जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ रुख कर रही हूँ और उनसे जानूंगी कि वोटर्स को निकालने के तमाम प्रयास हो रहे हैं, वो धरातल पर काम करते हुए दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? जो तैयारी अब तक हुई शशांक छत्तीसगढ़ में वोटर्स को बाहर निकालने की दोनों ही दलों की तरफ से, वो कारगर होती हुई दिख रही है, काम करती हुई दिख रही है? हालांकि कल पता चलेगा, लेकिन आपका आंकलन? दोनों ही दल वोटरों से जुड़कर, क्योंकि राजनांदगांव जो लोकसभा क्षेत्र है वो किसान बाहुल्य क्षेत्र है और लगातार दोनों ही दल बूथ स्तर तक जाकर बूथ मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, जिसे माइक्रो मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। लगातार उनकी जो वो सोच है कि वोटर्स घर से ज्यादा निकले, क्योंकि गर्मी का समय है। तो ये माना जा रहा है कि सुबह जो मतदान 7 से लेकर 11 साढ़े 11 बजे का समय है और शाम का जो समय रहता है अंतिम, उस समय पर मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों का अधिक रुख करते हैं। इस बीच जो समय बचता है दोपहर का, उस समय जो दोनों ही दल है उन्होंने यह स्ट्रेटजी तैयार करी है कि उस दौरान जो सुबह वोटर्स मतदान केंद्र जाने में बच जाते हैं, उनका सीधे संवाद किया जाए, उनसे जुड़ा जाए और उन्हें मोटिवेट किया जाए कि वो भी मतदान के लिए जल्द से जल्द निकले। क्योंकि शादी का भी सीजन चल रहा है, इसको भी देखते हुए साथ ही जो पलायन कर मजदूर रहते हैं, क्योंकि जरूरी हो जाता है कि मतदान का वोट कास्ट करने जाएं। कई लोग बड़ी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तो वो वक्त कोई भी हो, तपती धूप हो, तपिश हो, वो पहुंचते हैं। और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, शाम होते होते पहले वो चले जाएंगे। लेकिन अपील फिर से कि जो समय है उसको ध्यान में रखकर जाइएगा, वरना जितने लोग एंड मौके पर कतार में होते हैं उनको ही वोट कास्ट करने दिया जाता है। वापस रिजवान आपकी तरफ।
रिजवान, हमने कई ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें हमने ये खोज करने की कोशिश की कि बीजेपी की क्या तैयारियां वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए। तो वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई सारे चीजें निकल कर आई, जैसे बूथ जीतो चुनाव जीतो वाला कैंपेन चला, 370 वाला कैंपेन चला, और अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर फोन करके वोटर्स को वोट डालने जाएं इतना जरूर अपील करेंगे। तो इसका असर होता हुआ दिख रहा है क्या? अभी आपको लग रहा है कोई अंतर आएगा? देखिए, पहले चरण में तो चुनाव निर्वाचन आयोग ने भी यही कहा था कि आंकड़ा जो है प्रतिशत जो है वो गिरा है, और अब दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो इसको लेकर जागरूकता अभियान भी जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से जो है बढ़ाया गया था। हालांकि कितना असर इस दूसरे चरण में मतदान का जो प्रतिशत बढ़ता है ये देखना होगा। हालांकि तमाम जो अधिकारी हैं लगातार इस बात को लेकर एडवाइस जारी और लोगों को सोशल मीडिया वीडियो बनाकर जागरूक कर रहे हैं कि मतदान प्रतिशत जो है पहले चरण में जो है कम रहा है, दूसरे चरण में उसको बढ़ाने के लिए अपने घरों से निकले और जो है मतदान प्रतिशत बढ़ा। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि लोग जो वोटर्स हैं, कुछ लोग जो है बाहर जा चुके हैं, कुछ लोग जो शादियों में हैं, इस वजह से जो है मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। और गर्मी का भी देखिए, जागरूकता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और हर नागरिक को अपना कर्तव्य मानते हुए ये जागरूकता दिखानी चाहिए कि मत देना कितना बड़ा कर्तव्य है आपका इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए। मैं वापस विवेक की तरफ जा रही हूँ, लखनऊ की तरफ रुख कर रहे हैं और विवेक से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रत्याशी खुद भी जुटे हुए हैं और वोट कास्ट करने के लिए कह रहे हैं, अपने काम गिना रहे हैं, अपनी पार्टी के काम गिना रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, जो भीड़ देखी, जो हुजूम देखा आपने उत्तर प्रदेश के अलग अलग रैलियों में, सभाओं में, रोड शोज में, वो कितना असर करेगा मशीन पर जाकर? वोट परसेंट कितना बढ़ेगा? हाँ विवेक, बाकी सभी प्लीज ऑडियो ऑन एयर आपकी ध्यान रखिएगा इस बात का। जी विवेक कहिए। देखिए, अगर बात की जाए तो जो भीड़ दिखती है रैलियों में, रैली स्थल में, जनसभाओं में, वो भीड़ कितना कन्वर्ट होती है वो डिपेंड करता है कि पार्टी के ऊपर और जो नेता होता है, जो कैंडिडेट होता है, उसके ऊपर जो है, उसकी इमेज ऊपर जो है वो डिपेंड। कई बार ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी की रैली में जब अखिलेश यादव जनसभा करने आए हैं तो अपार भीड़ जो है वहां पे दिखाई दी है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाती। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि भीड़ को वोट में किस प्रकार से तब्दील करना है। अगर बात करें इस लोकसभा चुनाव का, 18वीं लोकसभा चुनाव का, तो ये चुनाव अलग तरीके से लड़ा जा रहा है, जहां विपक्ष एक तरफ इसे लोकतंत्र की लड़ाई का नाम दे रहा है, तो वहीं अगर देखा जाए तो एनडीए साफ तौर पर कह रहा है कि ये चुनाव अलग तरीके का है, इस बार भी सरकार रिपीट होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव प्रचार आगे किस तरीके से हो रहा है। इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बात करें तो जनसंपर्क कम हो रहा है और इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो पन्ना प्रमुख है, उन्होंने बाकायदा 60 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। बाकायदा उन 60 लोगों को वो चीजें फॉरवर्ड करते हैं, जहां पीएम की रैली होती है या फिर जो उनके बड़े नेता है या सीएम है उनकी रैलियां होती है, वो और होती है। तो इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी मोटिवेट कर रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सभी आपका भी, विवेक आपका भी शुक्रिया। कांकेर की तरफ हम रुक कर रहे हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। कांकेर में किस तरह से तैयारियां, क्योंकि छत्तीसगढ़ जहां पर हमने देखा कि गतिविधियां हुई, इलेक्शन के दिन भी बीजापुर के एक पास के ही पोलिंग बूथ में वहां पर भी बम ब्लास्ट की खबर आई, तो यहाँ कितनी तैयारी है मिथुन कांकेर में इलेक्शन को लेकर? और खास तौर पर जब हम देख रहे हैं जवानों की तैनाती है सुरक्षा के लिहाज से, चुनाव आयोग की अपनी तैनाती है, मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए। बस्तर में तो अच्छा खासा मत प्रतिशत निकलकर सामने आया, लेकिन 3 सीटें और जो छत्तीसगढ़ की जिन पर सेकंड फेज में इलेक्शन है, वहां पर मत प्रतिशत अच्छा निकलकर आएगा, इसका क्या अनुमान आपका मिथुन? देखिए, मैं बता दूं कि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें चुनाव आयोग की सारी तैयारी हो चुकी है। मैं आपको पिक्चर दिखा दूं कि यहाँ से जो टीम रवाना होगी इसकी सारी व्यवस्था हो चुकी है। और दूसरी बात ये बता दूं, आज जो है नक्सली द्वारा पिछले विगत कुछ दिन पहले 29 जो नक्सली मारे गए थे, उसके विरोध में आज नक्सलियों द्वारा पूरे जो क्षेत्र को बंद कर दिया गया है, जहां पे इसका कुछ खासा असर इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिला। इससे पिछले अगर विधानसभा की बात करें, उस समय भी जो चुनाव के दिन वहां पे ब्लास्ट हुई और निश्चित रूप से वहां पे जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो 80% है। तो इससे कहीं ना कहीं जो जनताओं में जागरूकता दिख रही है चुनाव को लेकर, अपने मताधिकार को लेकर, वो पूरे घर से निकल रहे हैं। महिला पुरुष और साथ में जो भी नए युवा हैं वो अपने वोट का अधिकार को जान रहे हैं और खुद जा रहे हैं और जाके बिल्कुल वोट दे रहे हैं। निश्चित तौर पर भी अभी देखने को ये आ रहा है कि यहाँ पे जो युवा मतदाता हैं उनमें आप एक्साइटमेंट देख रहे हैं वोट कास्ट करने का, 18+ जो आप हुए होंगे इस चुनाव के लिए।
जी ठीक है। बिल्कुल। और बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, ग्राउंड जीरो पर हमारी टीमें तैनात होंगी, हमारे तमाम रिपोर्टर्स कल भी आपको हर अपडेट से रूबरू करा रहे होंगे, क्योंकि कल छिड़ेगा दूसरे फेज का यानी दूसरे चरण का महासंग्राम। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीटों पर पड़ रहे हैं चुनाव और साथ ही होगी वोटिंग, पोलिंग बूथों तक पहुंचेंगे वो तमाम लोग जो वोटर्स हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, जो वोट करने का अधिकार रखते हैं। कई सारे ऐसे लोग भी जो 18+ हुए हैं, यानी वोट देने का अधिकार इस बार उनके पास होगा, तो वो भी जोश में हैं। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी हम देखेंगे कि वोट प्रतिशत बढ़े और यही अपील हम आपसे करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वोट प्रतिशत बढ़े। घरों से जरूर निकलिएगा, अपने मताधिकार का, अपने मत का उसका अधिकार समझकर, उसकी महत्वता समझकर वोट जरूर दीजिएगा और इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी जरूर दर्ज कराइएगा। परेशानी हो सकती है, कार्यक्रम भी घर में हो सकते हैं, कोई और प्लान भी आप कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें छोड़ दीजिए, सबसे पहले वोट कीजिए। दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।